जय हिंद दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चर्चा में है। यहाँ पर जो एक शिक्षिका है, जो एक टीचर है, बिहार में पोस्टिंग हुई है। वहाँ पर उन्होंने बिहार के विषय में कुछ ऐसे बातें कह दी जिसकी वजह से यह जो है न्यूज़ में आपने देखा ही होगा, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं। यहाँ पर वो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। वहाँ पर उन्हें बिहार में जो असुविधा है या जो भी दिक्कतें हुई, उससे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बिहार के विषय में बोल दिया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बिहार वास्तव में ऐसा ही है जैसा उन्होंने कहा, जितनी बुराई बिहार के विषय में कह दी गई, या शुरू से बिहार ऐसा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, साथ में हमारे संविधान सभा, जब संविधान बना था, संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने वाले बुजुर्ग 80 साल की उम्र में भी कुंवर सिंह जैसा इंसान जो कि अंग्रेजों को टक्कर दिया, वैसे उनकी धरती, ऐसे वीरों की धरती है। एक ऐसे वीर की धरती है जो कि पूरे भारत पर शासन किया। और सबसे बड़ी बात, जो आज हम लोग टीचर जो वो बनी है शिक्षिका, वहाँ पर उनके जो भी नियुक्ति पत्र है, जो भी उन्हें मिलता है, आपको केंद्र सरकार की ओर से जो भी कागज होता है, या पूरे भारतवर्ष में जो भी आपको मिलेगा कागज भारतीय सरकार की ओर से, वहाँ पर जो मुहर लगा होता है, जो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक है, वह भी तो बिहार की ही देन है। लेकिन फिर भी आज ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि बिहार आज जो है इस तरीके से कोई भी कुछ भी कह सकता है, या बिहार को इस तरीके से क्यों निगलेक्ट सोचा जा रहा है, या ऐसी स्थिति हुई क्यों? क्या वास्तव में शुरू से ऐसा बिहार था? नहीं, बिहार की स्थिति ऐसी नहीं रही है। बिहार का अगर इतिहास आप उठा कर देखेंगे, पहली चीज होती है कि बिहार की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति। किसी भी स्टेट को, किसी भी एक क्षेत्र को विकसित होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है उसकी भौगोलिक स्थिति। वहां पर क्या खनिज संपदा है या अन्य जो स्थितियां होती हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। साथ में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो भी जरूरी होता है। पहले हम देखते हैं बिहार का पहले क्या स्थिति था और वर्तमान में क्या स्थिति है। हम आगे चर्चा करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। चैनल जैसे आप संख्या बढ़ती रहेगी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं, या एंशिएंट हिस्ट्री की बात हम करते हैं, तो हम देखेंगे कि बिहार में जो अशोक का, जो कह सकते हैं मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित था, चाणक्य की सहायता से जो स्थापित हुआ था मौर्य वंश, उसमें अशोक जैसा महान शासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतवर्ष को एकीकृत करने का पूरा प्रयास किया, उसमें अशोक ने भी उसमें योगदान दिया। जो आप देखेंगे एकीकृत भारत, वह अशोक के समय में हुआ था। आप सबको जो है मुगल वंश के समय का याद होगा, अकबर का, लेकिन उससे पहले ही अशोक ने एकीकृत किया था पूरे भारतवर्ष को। अखंड भारत जो बनाया था अशोक ने किया था। और इसी जो अशोक चिन्ह है, जो आज राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है हमारा, हर जगह जो यूज होता है, आप वह राष्ट्रीय प्रतीक इन्हीं अशोक के द्वारा जो प्रतीक है, जो सारनाथ में स्थित है, जो उसका एक टुकड़ा, जो सारनाथ में जो स्तंभ है, उसी स्तंभ पे का जो चिन्ह लिया गया है, आपको हर जगह मिलता है प्रतीक के रूप में। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है। कहाँ के हैं? अशोक। अशोक वही मगध, जो कि बिहार की धरती है। मगध पहले होता था। पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र जो आज की पटना है, वही है पाटलिपुत्र की राजधानी। पाटलिपुत्र से पूरे भारतवर्ष पर शासन किया गया था और पाटलिपुत्र समृद्ध भी था। लेकिन यह धीरे धीरे स्थिति ऐसे बनी, क्यों बनी? वहां पर आप जाएंगे, यही वो धरती है जहां पर लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, इसी धरती पर बने। बोध गया में, जो बिहार में है, बोध गया स्थान है, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तब सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? वहीं पर बने, आपको बिहार में बोध गया में ही बने। तो यह ज्ञान उन्हें मिला कहाँ पर? बिहार में ही। फिर आगे हम चलते हैं, गुप्त वंश का बात करें। गुप्त वंश के समय में, जब मौर्य के बाद जो है, कुषाण के बाद जब आप गुप्त वंश में आते हैं, प्राचीन इतिहास में ही गुप्त वंश में ही वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय का, जो कहते हैं, या अभी तक का सबसे प्राचीन आवासीय विद्यालय, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा जो आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय था। वहां पर रहने की व्यवस्था थी। यह ऐसा विद्यालय था, यहाँ पर यह ज्ञान का भंडार था एक तरीके से यहाँ पर। लेकिन यहाँ इसे, यह धीरे धीरे समाप्त कैसे हुआ?
अशोक के समय में यह पाटलिपुत्र हुआ करता था। एक मौर्य वंश के समय में बहुत बड़ी समृद्धि थी, लेकिन धीरे धीरे यह कम हुआ। लेकिन फिर गुप्त वंश में इसको संभाला गया था। गुप्त वंश में भी यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र बना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, यह आगे तक चलता रहा। 5वीं शताब्दी शुरू हुआ, यह आगे तक हुआ, 12वीं तक, 11वीं 12वीं शताब्दी तक गया। लेकिन जब बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया, यह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। यह शिक्षा का केंद्र था, यहाँ ज्ञान का केंद्र था। तो कैसे आज के डेट में ऐसा हो गया कि बिहार को पिछड़ा कह दिया जा रहा है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, इसी के आगे आप जब बढ़ेंगे, आपने जाना कि यहाँ पर अशोक जैसा शासक था, यहाँ पूरे भारत पर शासन किया। आपने जाना यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को पूरी तरह से मानते हैं। तो कहाँ से? हमारे इसी धरती पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को। फिर आगे हमने जाना, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। यहीं पर आपको जो है विद्या का केंद्र था, लेकिन नष्ट हुआ मध्यकाल में ही जाकर यह 12वीं शताब्दी में यह नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी द्वारा। तो यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, यह आपको मध्यकाल में आप आ गए। एंशिएंट में आपने जाना, अशोक को जाना, बुद्ध को जाना, फिर मध्यकाल में इसको नष्ट कर दिया गया। फिर आगे लूट जो भी हुआ मध्यकाल में, जितना भी इसको झेलना था वह एरिया, चूंकि यहाँ से शासक वर्ग निकले हैं, यहाँ पर जो शासन पूरे भारत पर किया गया, तो वहाँ पर नुकसान भी सबसे ज्यादा ही होना था। उसके बाद आप जाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेज भी आपको जो एंट्री किए, जो शासन की पकड़ बनाना शुरू किए, जो बना वह बंगाल के क्षेत्र से हुआ। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही में हुआ करता था। तो यही एरिया जो है टारगेट पे रहा। उनके जो भी दिक्कतें हुई, जो भी वो शासन के लूटपाट किए, वह इन्हीं इलाकों में ही रहा। समृद्ध इलाके शुरुआत जो बक्सर के युद्ध के बाद जब कमान हाथ में पूरी तरह से आ गई थी, उस समय से यहाँ से शोषण शुरू हुआ था। अंग्रेजों के समय में भी हुआ था। आगे आप जाएंगे, 1857 की क्रांति हुई थी जब अंग्रेजों के खिलाफ। इसी धरती से जो है 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है झंडा बुलंद किया था। अकेले जो है 80 साल के बुजुर्ग को जो है इसमें उठे थे युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ। इसके आगे आप अगर जाते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा इसी धरती के हैं। राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा, हमारी संविधान बन की प्रारूप समिति जो थी, उसके अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, परमानेंट जो अध्यक्ष थे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही बिहार के सिवान से ये थे। इनका जो जन्म बिहार के सिवान में ही हुआ था। तो यह भी तो बिहार के ही थे। हमारे देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो यह जो है देश के प्रथम नागरिक थे और प्रथम राष्ट्रपति भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यहीं से आए। तो फिर यह पिछड़ा कैसे हुआ, कैसे यह पीछे गया? यहाँ का राजा जो है, यहाँ के जो पाटलिपुत्र ने पूरे भारत पर शासन किया, उसके बाद यह पिछड़ा कैसे? फिर आगे आप जाएंगे, जब राजेंद्र प्रसाद से हम आगे चलते हैं, जेपी जिनको जयप्रकाश नारायण कहा जाता, जयप्रकाश नारायण जिनको जेपी भी कहा जाता है, वह भी यहीं की पैदाइश। इमरजेंसी के समय में उन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाई, वह भी यहीं की पैदाइश थे। तो आज क्या हुआ, बिहार ऐसा क्यों हो गया? तो इसे केवल आप इतना समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों को अगर आप कहें बिहार पिछड़ा है, तो यह सबसे बड़ी कमजोरी हमारे देश की, हमारे राजनीतिक तंत्र की है। यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर रही होती, लूटा गया इस एरिया को, ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हुआ उस समय भी, साथ में फिर वापसी अगर पहले भी लूटा गया, अंग्रेजों के समय में भी वही हालत हुआ, फिर उसके बाद इसको वापसी करने का प्रयास अगर किया गया होता तो आगे बढ़ा होता। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी होती है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति वहां पे आनी चाहिए, लेकिन वो न होने के कारण यह पिछड़ा चला गया। पब्लिक का वहां पर कोई वो नहीं था कि वहां के लोग चाहते हैं कि हम पीछे रहें। जिस तरीके से पूरे विश्व में आप कहीं चले जाएंगे, विश्व में जाएंगे तो आपको भारतीय, कोई न कोई भारतीय आपको मिलेगा ही। इतनी हमारी आबादी है कि कहीं न कहीं आपको वो मिल ही जाएंगे वर्कर के रूप में किसी अच्छे जगह पे। उसी तरीके से बिहार का पब्लिक, जो बिहार की पब्लिक है, वो आपको पूरे भारत में मिल जाएगी किसी भी रूप में, चाहे वो छोटा वर्कर हो, चाहे बड़े वर्ग पे हो, अच्छे पद पर हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, कहीं भी आपको मिलेगा। तो वर्कर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक आपको जरूर मिल जाएगा बिहार का एक आदमी।
जैसे इंडिया का आदमी पूरे विश्व में मिलेगा, वैसे आपको पूरे भारत में बिहार का मिलेगा। वह स्किल्ड नहीं, पूरी तरह से अगर जो स्किल्ड नहीं है फिर भी वो अपनी मेहनत पे ही करते हैं, बाकी जो स्किल्ड हैं तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, जो अधिकारी रैंक में है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, शिक्षित भी वहां से आपको निकले। आप जानेंगे राजेंद्र प्रसाद वहीं के सबसे जो है आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, वहीं से थे। इसके बाद आप चलेंगे आगे जाएंगे, यहाँ पर जो है पिछला तो आपने जान लिया कि पिछला इतना सब कुछ था, लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टेट का विकसित होने के लिए उसका भौगोलिक स्टेज बहुत सहयोग देता है। आप तमिलनाडु से इसकी तुलना करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? तमिलनाडु जैसा राज्य जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है। आप महाराष्ट्र से तुलना करेंगे, महाराष्ट्र एक तटीय एरिया है, इसलिए वहां उनको पोर्ट है, तटीय एरिया होने से जो व्यापार वगैरह के लिए वहां सुविधा होती है। तटीय एरिया पे आप देखिए जो भी राज्य हैं, आपको ज्यादातर राज्य थोड़ी भी अगर इच्छा शक्ति वहां से पब्लिक लोगों की और राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो वो विकसित हुआ। जैसे आप तमिलनाडु को ले लीजिए, केरला ले लीजिए, आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, इससे भी आप देखेंगे जो भी स्टेट इस तरीके से हैं वह विकसित हुए हैं। या तो आपको क्षेत्रफल, उसका क्षेत्र ज्यादा हो, वो स्टेट जिसका क्षेत्र ज्यादा हो बट आबादी कम हो, और राजनीतिक इच्छा शक्ति, यह दोनों मिल गई तो वो विकसित हो गया। लेकिन बिहार के साथ क्या है, आबादी भी अधिक है, क्षेत्रफल भी उतना आबादी के हिसाब से वो ठीक है, बशर्ते राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आबादी तो बहुत ही है, पूरे भारत में फैले हैं इसीलिए, क्योंकि वहां नहीं सुविधा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी तक उसको कमजोर बनाई। बात अलग है कि वहां पर लूटा गया, ज्यादा पीछे रहा, कोस्टल एरिया भी नहीं है। जो आपको सारे जो कोस्टल एरिया के स्टेट दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल भी आपको आगे बढ़ता गया, आगे उसके लिए भी चांसेज हैं बहुत सारे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह जो कोस्टल एरिया नहीं है, ऐसा कोई इस कमाई का जो सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है अलग से जो कोस्टल एरिया से मिलता है, व्यापार आसानी से किया जा सकता है, वो चीज नहीं है। लेकिन फिर भी यह विकसित हो सकता था, फिर भी यह आगे बढ़ सकता था। बात अलग है कि वर्तमान स्थिति में बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदल रहा है। अब वहां पर जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ने के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन इतना तो पता चलता है, वहां देखने से जानने से सारी चीजें पता चल रही हैं कि वह जो बिहार अब आगे बढ़ रहा है, पहले से बहुत आगे निकल चुका है, और धीरे धीरे हर पहले जो अपना पुरानी जो छवि है वो पाएगा। तो इस तरीके से देखना, उसकी तुलना महाराष्ट्र कर देना, दिल्ली से कर देना, जो कि राजधानी क्षेत्र है, तो उससे तो आप कर नहीं सकते, दिल्ली से कर दें तो ये ठीक नहीं है। हाँ, वहाँ के लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है, पहले जो चीजें थी वह ऐसे उसको सुधारा नहीं गया। जो अगर वह वीरों की धरती है, ज्ञानियों की धरती है, फिर भी वो पिछड़ा हुआ तो वहाँ के लोगों के कारण नहीं। जब स्वतंत्र हुआ देश तो स्वतंत्रता के बाद इसे उस तरीके से बूस्ट नहीं मिला जितना अन्य स्टेट को मिल गया, उसे कम मिला। इसके वजह से वह पिछड़ापन बना रहा। आप इधर के जो भी स्टेट हैं, तो इससे पब्लिक को दोष देना और ये कहना कि बैकवर्ड है, जो शिक्षिका ने ऐसे शब्दों का यूज किया, तो बिहार हमेशा वैसा ही बिहार नहीं रहेगा। अब बदल चुका है और आगे भी बदल रहा है, और आगे समय के साथ साथ आप देखेंगे कार्य क्षमता, जो मैन पावर है, वह बिहार से ज्यादा कहीं नहीं है। मैन पावर, सही स्किल्ड न होना यह कमी हो सकती है, लेकिन मैन पावर, उनके पास जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये सब लोग जानते हैं, बशर्ते स्किल्ड न होने के कारण ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन समय के साथ साथ स्किल भी बढ़ रहा है, और सारी चीजें जो बढ़ाई जा रही है, सरकार के द्वारा भी जो प्रयास हो रहा है, अन्य तरीकों से भी जो प्रयास हो रहा है, तो बिहार चेंज होगा। इसलिए इस तरीके से एक कह देना कि भारत का यह स्टेट एकदम अलग हो जाए तो बेटर है, बढ़ जाएगा भारत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैन पावर खत्म हो जाएगा आपके पास। अभी की बात की जाए कि अभी उनका स्किल्ड ना होना ठीक है, लेकिन मैन पावर वर्कर के रूप में वो नहीं कुछ होता है, तो वर्कर के रूप में पूरा सहयोग दे रहे हैं, देश की जीडीपी में हर जगह सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए उनको गलती उनकी नहीं है, गलती वहाँ के पब्लिक की नहीं है। यह जो है इच्छा शक्ति होती है, राजनीतिक जो आपके प्रशासक हैं, शासक हैं, उनकी होती है। आखिर वही जो अशोक महान कहे जाते हैं, आखिर वो पाटलिपुत्र पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता? वो मगध जो समृद्ध था क्यों नहीं हो सकता? वो शासक थे, उसके बाद जो है उस तरीके से हुआ नहीं। अब वर्तमान स्थिति बदल रही है, पब्लिक खुद जागरूक हो रही है, सारी चीजें बदली हैं और आगे बहुत कुछ बदलेगा।
इसलिए अब वो कोई आप ये नहीं कर सकते कि भले ही वो कोस्टल एरिया नहीं है, ऐसा कुछ वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जैसे यूपी की भी बात की जाए, वो यहाँ भी कोस्टल एरिया ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन यह भी जैसे इंक्रीज कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट का अदर मीडियम है उसको यूज करके आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से बिहार में भी ट्रांसपोर्ट के अदर मीडियम्स यूज हो रहे हैं और विकास का अलग ही रास्ता बन रहा है। धीरे धीरे वो जरूर आगे बढ़ेगा और वर्तमान में वही बात हम फिर कहेंगे कि पहले से बहुत कुछ बदल चुका है और आगे भी बदल जाएगा। और पब्लिक को इस तरीके से कहना कि नहीं पिछड़ा है या ये है, चेंज होगा, हो रहा है और आगे भी होगा, तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और जो भी उनके शब्द थे थोड़ा ज़्यादा ही कड़वे हो गए। ठीक है दोस्तों, जो भी बिहार के विषय में हमें जहाँ तक हमें लगा कि ये नहीं ठीक था, तो इसके विषय में हमने आपको बताया। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा एक सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट से हम इसी तरीके से आगे आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए, फिर मिलते हैं जल्दी।